Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden Oh, hidden light, light, vibrant in shining in every the creature. Oh, hidden love, hidden love, embracing all in embracing oneness. oneness. May each who feels himself as one with As thee one with know he is also one with every other. every other. आज का जो टॉपिक है वो है टेकिंग थियोसफी टू द कॉमन मैन, थियोसफी को आम आदमी तक ले जाना। और हमारे स्पीकर हैं ब्रदर एन राउत, नेशनल लेक्चरर हैं। ब्रदर नंद कुमार नारायण राउत जो हैं काफ़ी पुराने मेंबर हैं थियोसफिकल सोसाइटी के। अकोला लॉज महाराष्ट्र के वो मेंबर हैं। मराठी थियोसफिकल फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2016 से 2019 तक। और वो बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हैं। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में मैं स्वागत करता हूं ब्रदर राउत का कि वो आज यहाँ पे हमारे पास आए हैं दिल्ली में और वो अपना अब लेक्चर को आरंभ करें। ब्रदर राउत, थैंक यू। Yes. Please start. Thank you, sir. Yes. थैंक यू। माथुर सर, आवाज ठीक से आ रही? Yes, आपके पास सही है। आवाज ठीक आ रही है। शुरू करें? ठीक है। यस। आज का विषय, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का विषय है थियोसॉफी को आम आदमी तक ले जाना। इसका मतलब है कि थियोसॉफी के नॉलेज को आम आदमी तक पहुंचाना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है, क्योंकि मैडम ब्लेवर्स्की ने कहा, जब साधक पुराने घिसे पीटे मार्ग को त्याग कर परमात्मा की ओर ले जाने वाले एकांत मार्ग की ओर मुड़ता है तो वह थियोसॉफिस्ट बन जाता है। जो स्वयं सिद्ध, वह एक क्रांतिकारी विचारक भी बन जाता है। जो स्वयं सिद्ध प्रेरणा से शाश्वत सत्य को ग्रहण करता है और संसार की समस्याओं का समाधान भी करता है। मनुष्य की वर्तमान अवस्था में गहन चिंतन का कौशल लुप्त हो जा रहा है। यानी दिन ब दिन नोबडी इज रेडी टू कंटेम्पलेट। हम चिंतन छोड़ दिया है हमने। प्राचीन संस्कृतियों में ऐसे चिंतनशील जीवन को प्रोत्साहित किया जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। चिंतन एक प्रकार की तपस्या है, एक अभ्यास है, और यह चेतना को शुद्ध करता है, अर्थात उसे प्रत्यक्ष बनाता है और सत्य को ग्रहण करने और जीवन की गहन गंभीरता को समझने में हर एक को सक्षम बनाता है। क्योंकि केवल एक शांत मन, सतर्क मन ही सत्य के संपर्क में आ सकता है। अस्थिर, चंचल, भ्रमित मन के लिए यह संभव नहीं है। एनी बेजेंट कहती है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य सत्य का अध्ययन करते हैं, जबकि थियोसॉफिस्ट इन्हें जीने का प्रयास करते हैं। विश्व बंधुत्व, पशु अधिकार, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, मन और चेतना जैसे आवश्यक मानवीय मूल्यों की सार्वभौमिक मान्यता थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य के कारण ही सदस्यों को थियोसॉफी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
उसके सिद्धांतों को सीखना चाहिए और जीवन में स्वयं को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि फिलॉसफी आम आदमी तक पहुँचाना ज़रूरी है और पहुँच जाना चाहिए, तो हमें कुछ बातों में प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। हमें कुछ बातें फ़ॉलो करना ज़रूरी है। तभी वे थियोसॉफी के ज्ञान और सिद्धांतों को आम जनता तक पहुँचा सकते हैं और उन्हें सिखा भी सकते हैं। हमारे सभी थियोसॉफिकल कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन में एक विशिष्ट उद्देश्य से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि उस कार्य में जिसे हम थियोसॉफी कहते हैं, उसका थोड़ा-सा भी स्पष्ट स्पर्श हो उसको, तो वह कार्य सफल हो सकता है। यदि हम थियोसॉफी के ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें सदस्यों, लॉज के वातावरण, लॉज के कार्य, सदस्य अपने दैनिक जीवन में ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं, आदि के बारे में स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए या किन बातों को महत्व देना चाहिए। थियोसॉफी दुनिया को भविष्य के लिए अनेक छोटे-बड़े बदलाव लाने के लिए दी गई है। हमें मानवता के हित में जीना चाहिए। हमारी मानवता अभी अभी जो मानवता है इस युग की, उसे हम बाल मानवता कहते हैं, चाइल्ड ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो विकास के मार्ग में अभी तक बढ़ी नहीं हो ज़्यादा, इसलिए उसे बाल मानवता कहते हैं। यही हमें मानवता के हित में जीना चाहिए, यही हमारा कार्य है। थियोसॉफी व्यावहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल, इट शुड बी प्रैक्टिकल। थियोसॉफी प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। यह उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती है। थियोसॉफी के सिद्धांतों को सभी को खोजना, समझना और आत्मसात करना, दोनों को आत्मसात ही करना चाहिए। और यह भी कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, ये भी सीखना चाहिए प्रैक्टिकली। संपूर्ण मानव जाति एक अविभाज्य और संपूर्ण है। जिस प्रकार हमें भौतिक शरीर के सभी अंगों के उचित पोषण का ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार थियोसॉफी जो सभी के लिए लाभकारी है, आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह के प्रभावी प्रचार प्रसार के लिए पहली आवश्यक शर्त यह है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य एक ईमानदार व्यक्ति हो और अपने जीवन में थियोसॉफी का अभ्यासी हो और उसे जीने वाला भी हो। दैनिक जीवन में केवल डे टू डे लाइफ में केवल सैद्धांतिक होना या दैनिक जीवन में थियोसॉफी को जीने का कोई प्रयास न करना तब तक कोई वांछित परिणाम नहीं देगा, जब तक कि सदस्य स्वयं एक निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति न हो, लेकिन अपने दैनिक जीवन में थियोसॉफी के सिद्धांतों को कार्य में परिवर्तित न करे, तब तक वह आम आदमी को प्रेरित और मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इसलिए प्रत्येक सदस्य को स्वयं उच्च निष्ठा जीवन, ये चीजें बदलने योग्य दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होना चाहिए। और यदि वह दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता है, तो उसे
भाईचारे का जीवन जीना चाहिए, ब्रदरहुड का जीवन जीना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक थियोसॉफिकल लॉज के थियोसॉफी क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करने के लिए लॉज में मित्रता, सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए। वातावरण लॉज में ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य को सकारात्मक योगदान देना चाहिए। हर एक जो मेंबर है उन्होंने सकारात्मक योगदान देना चाहिए। मित्रता का अर्थ समान विचार रखना नहीं है। इसका अर्थ है मतभेदों को स्वीकार करना और सहन भी करना। सच्ची मित्रता का अर्थ है कि आप बिना किसी झिझक के दोस्तों के साथ सभी विषयों पर खुलकर बात कर सकते हैं। ऐसी मित्रता लॉज के भीतर एक सुंदर समूह बना सकती है जो क्षेत्र के सभी लोगों को आकर्षित करेगा और आम लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन भी करेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रत्येक लॉज प्रकृति, ज्ञान और मानवीय स्थिति तथा उसके आपसी संबंधों के अन्वेषण का स्थायी बनना चाहिए। एक खुले मन की आवश्यकता है। कट्टरपंथी और हठधर्मी विचारों से बचना चाहिए या फिर उनमें निरस्ता या हट नहीं होना चाहिए। हर चीज पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति होने पर ही दृष्टि व्यापक होंगी और त्रुटियां भी अपने आप दूर हो जाएंगी। उससे मन सदैव सतर्क रहेगा और विचारों में एक स्पष्टता होगी और मन अस्पष्ट या सिद्धांतहीन नहीं होना चाहिए। थियोसॉफी के प्रत्येक सदस्य को किसी भी विषय को गहराई से देखना चाहिए और स्वयं को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। तभी वह उसे उसकी वास्तविक स्थिति में देख सकता है। निरंतर अन्वेषण ही जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। अन्वेषण की भावना अत्यंत आवश्यक है। लॉज में सभी विषयों पर खुलकर चर्चा और विचार विमर्श होना चाहिए। ऐसी सामान्य समझ लोगों को एक साथ बांधती है। किसी भी विचार को थोपने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और चर्चा में कोई आवेश पैदा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी खुली और स्पष्ट चर्चा में किसी व्यक्ति विशेष की सफलता या असफलता उस पर चर्चा तथा इस प्रकार की गई चर्चा जीवंत और फलदायी होनी चाहिए। माने जो भी हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, वो फलदायी हो। किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में या उसके हैबिट के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लॉज, हर एक लॉज निस्वार्थ कर्म का स्थान होना चाहिए, न कि केवल शैक्षणिक या सिद्धांतिक। एक थियोसॉफिकल लॉज ऐसा स्थान होना चाहिए जहां शांति और सद्भाव का निर्माण हो। सेवा का थियोसॉफिकल क्रम पर्यावरण सहित सभी वस्तुओं के साथ
हमारे संबंधों की अभिव्यक्ति है, इट इज एन एक्सप्रेशन। एक सच्चे थियोसॉफिस्ट को अपने आचरण में दयालु, अपने दृष्टिकोण में निस्वार्थ और बड़े समूह के लिए लाभकारी जीवन जीना चाहिए। किसी भी लॉज में गपशप या बेतुकी बातें मीन्स लूज टॉक नहीं होनी चाहिए। सदस्यों को सहायक रवैया अपनाना चाहिए और दोहरी बातचीत उससे बचना चाहिए, दोहरी बातचीत से बचना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों पर नजर रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे किसी के लिए हानिकारक न हो या जीवन की एकता को भंग न करे। एचपीपी कहती है, एचपीपी कहते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र कल्याणकारी शक्तियां कार्यरत है। हमारे विचारों, शब्दों और कार्य की परीक्षा इसी शक्ति द्वारा होनी चाहिए। प्रत्येक टीएस लॉज, हर एक टीएस लॉज एक परीक्षण स्थल है। यदि हमने स्वयं को विभाजित बना लिया है और उसमें असंगति है तो हमारा भविष्य अंधकारमय है। हमें विवेक का वातावरण बनाना चाहिए। थियोसॉफी की सदस्यों को दूसरे के सहयोग से और उनका विश्वास जीतकर अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। CW लेडबिटर ने उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीएस लॉज आध्यात्मिक शक्तियों को विश्व तक पहुंचने का माध्यम होना चाहिए। यानी लॉज को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि वो बहुत ही हमारा सबसे बड़ा और एकमेव पढ़ाई, अभ्यास, प्रशिक्षण, बर्ताव इसको टेस्ट करने का वही एक स्थान है। शक्तियों को विश्व तक पहुंचने का माध्यम होना चाहिए। हमें अपने लॉज में एक उचित आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए। परोपकारी और करुणामयी तरीके से किया गया कार्य आम लोगों को आकर्षित और प्रेरित भी करेगा। थियोसॉफिकल सत्यों को आम आदमी को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए। बड़े बड़े भारी शब्द नहीं यूज करना चाहिए, सरल भाषा में करना चाहिए। भारी आध्यात्मिक भाषा से बच के रहना चाहिए। उसके बदले में कर्म, एकता, सेवा इन विचारों को समझाने के लिए कहानियां और रोजमर्रा के उदाहरणों का उपयोग करें। डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या जो भी एग्जाम्पल होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसका उदाहरण देना चाहिए तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। वह जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपना सके। सरल भाषा में अगर समझा दिया थियोसॉफी तो लोग जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपना सकते हैं। उसे थियोसॉफी के महत्व को समझने और एक महत्वपूर्ण जीवन जीने में मदद की जानी चाहिए। दैनिक जीवन से कनेक्ट करें, डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करें।
दिखाए कि थियोसॉफी केवल दार्शनिकों के लिए नहीं है। इट इज नॉट ए philosophical प्रिंसिपल्स, philosophical स्टडीज। यह इस बारे में है कि हम कैसे रहते हैं। थियोसॉफी कैसी है? किस बारे में है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। लोगों को सिखाए कि साहस, ईमानदारी और करुणा थियोसॉफी का जीवित अभ्यास है। साहस, ईमानदारी और करुणा थियोसॉफी का जीवित अभ्यास। थियोसॉफी को जीने का सबसे बड़ा शक्तिशाली तरीका है विनम्रता से बोले। जो भी काम इंटरेस्ट किया हुआ है, जो दिया गया है, वो ईमानदारी से करे, धैर्य दिखाए और बिना किसी अपेक्षा के मदद करे। जब लोग किसी के चरित्र में शिक्षाओं को जीवंत देखते हो, तो वे उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि थियोसॉफी जियो आप, तो जीने से लोगों को पता चलता है कि भाई ये आदमी इस तरह का है, अच्छा है, दयालु है, ईमानदार है। ये लोगों पर छाप पड़ती है उसकी। इसलिए प्रैक्टिकली जीना जरूरी है। व्यक्तिगत अभ्यास को, उनको जो व्यक्तिगत अभ्यास करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको किताबें दो, लोगों को आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद भी करें। अब जब हम आंतरिक शक्ति विकास करने में मदद करें, इसका मतलब हमने अपनी आंतरिक शक्ति विकसित की जानी चाहिए। अभ्यास, साधना, इसके वजह से मेडिटेशन, सरल ध्यान या माइंडफुलनेस सिखाए लोगों को, तो वो फिर उनको आसान हो जाएगा थियोसॉफी समझना। आत्मा अवलोकन, कृतज्ञता और शांत चिंतन के बारे में उसका महत्व समझाइए उनको। इस बात पर जोर दे कि परिवर्तन स्वयं से ही शुरू होता है। उनको कहना चाहिए मान्यवर लोगों को कि आप ये मेडिटेशन करो, किताबें पढ़ो, कंटेम्पलेशन करो, प्रैक्टिकल जियो। हमने भी उनको पढ़ाना है तो हमने भी प्रैक्टिकल जीना जरूरी है। विश्व परिवर्तन के लिए थियोसॉफी व्यावहारिक और आध्यात्मिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए एंड स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। हमारा अध्ययन और प्रयास केवल अपनी उन्नति और संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में आम लोगों के लिए कुछ अच्छा करने वाला होना चाहिए। उसके लिए हमें अध्ययन भी करना पड़ेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य में निस्वार्थता, सच्ची आंतरिक तड़प, भक्ति, ज्ञान और बुद्धि का समावेश भी होना चाहिए। पूज्य भगवान महाचौहान ने सच्चे थियोसॉफिस्टों को एक परोपकारी व्यक्ति जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, और इस तरह उन्होंने थियोसॉफिस्ट का वर्णन किया है। छब्बीस दिसंबर 2003 को अडयार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में पूज्य राधा जी ने कहा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को सर्वत्र एकता लाने वाली शक्ति का प्रक्षेपण करना चाहिए। वह शक्ति इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वह मानसिक स्तर पर भी
सभी दूषित पूर्वग्रहों का नाश कर दे और एकता प्राप्त करने वाली वह शक्ति आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक विकास के पथ पर सदैव अग्रणी रहनी चाहिए। अब हम उन विधियों पर चर्चा करेंगे। अभी तक देखा है कि थियोसॉफी आम आदमी तक अगर पहुंचाना है, वो ज्ञान पहुंचाना है, तो हमें किन-किन बातों में प्रशिक्षित होना जरूरी है, किन-किन बातों में अभ्यास करना है, अपने आप को तैयार करना है लोगों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए। अब हम उन विधियों पर चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा हम प्रत्यक्ष प्रचार करना चाहिए हमें। थियोसॉफी का प्रचार करते समय हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं, कुछ प्रश्न लिखते हैं भाई, कुछ प्रश्न अपने मन में उठते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद भी। कि पहला प्रश्न है, थियोसॉफी को किस प्रकार के ज्ञान को जन तक पहुंचाना चाहिए? कौन सा ज्ञान, थियोसॉफी का कौन सा ज्ञान, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आम आदमी तक पहुंचा जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए? दूसरा सवाल ये उठता है, क्या प्रचार करते समय थियोसॉफी का शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए? थियोसॉफी का प्रयोग अगर करेंगे तो कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूजन हो सकता है। उन्हें लगता है ये अंग्रेजी सोसाइटी है। हम ब्रह्म विद्या का शब्द जो है, ब्रह्म विद्या का या आत्म विद्या या ईश्वर विद्या, इस नाम से हम उनको समझा सकते हैं। थियोसॉफिकल पहले से ही बोलना जरूरी नहीं। उसके बाद लोगों तक, अर्थात किन लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाना चाहिए, कौन से लोग हैं, कौन से लोगों को पहुंचाना चाहिए, ये भी हमारे मन में सवाल उठता है। अब एक बात ऐसी है कि सबसे पहले तो थियोसॉफी अपने फैमिली में बताना चाहिए। हमारे फैमिली के जो मेंबर रहते हैं, पड़ोस के लोग रहते हैं, उनको बताना चाहिए। किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कहीं 2-4 आदमी बैठ जाते हैं कहीं अलग से। वहां पर भी थोड़ा-सा उन लोगों का मूड देखकर थोड़ा-सा थियोसॉफी बताना चाहिए। थोड़ी अट्रैक्टिव लैंग्वेज में अगर बताया तो उसके बाद में वो आपसे फिर से इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से डे टू डे लाइफ में ऐसे इवेंट्स है जहां पर उन लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेज में जाना चाहिए। फिर एक सवाल उठता है, गाँवों में जाने की क्या आवश्यकता है? अगर पॉसिबल है तो हम गाँव में भी जा सकते हैं, विलेज में भी जा सकते हैं। उनको उनके तरीके से, उनको जो समझ में आती है उस लैंग्वेज में बताना चाहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने भी दिया है कि मनुष्य की ईमानदारी, मनुष्य, जानवरों, पौधों, भूमि और आकाश के बीच का अंतर संबंध और पारस्परिक प्रभाव और उनका सामंजस्य, मीन्स हार्मनी, विकास, जीवन का उद्देश्य, सहानुभूति, निष्ठा, प्रकृति के नियम, आत्मचिंतन, भक्ति, प्राणियों के प्रति दया, सहनशीलता, टॉलरेंस, परोपकार, अल्ट्रुइज्म, प्रसन्नता, संतोष, दया, करुणा, प्रेम, इनका प्रचार और इनसे संबंधित ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये जो छोटे-छोटे अभी तक हमने अपने चैप्टर, छोटे-छोटे जो वर्ड्स पढ़े हैं, इस पर बहुत अच्छी तरीके से हम बोल सकते हैं
और उस पर उनको समझाना चाहिए। थियोसॉफी का प्रयोग, शब्द प्रयोग करना या न करना, आसपास की परिस्थिति, प्रचारक की भूमिका और श्रोताओं की क्षमता पर निर्भर करेगा। उनका मूड, वो किस समाज के किस स्तर से आते हैं वो, और उनकी परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से ये इतने जो दिए हुए चैप्टर, बहुत उसमें से प्रिपेयर करके हम बता सकते हैं उनको। उसके बाद है थियोसॉफी का शब्द प्रयोग करना या न करना। ये तो हुआ है अपना, उस पर क्षमता करता है कि करना चाहिए या नहीं चाहिए। थियोसॉफी के बारे में फिर ब्रह्म विद्या, जैसे मैडम ब्लावत्स्की ने उसको ब्रह्म विद्या कहा, उसको आत्मविद्या भी कह सकते हैं, ईश्वर विद्या भी कह के बोल सकते हैं, तो लोग उससे आकर्षित होंगे। अब लोग वास्तव में आपके दैनिक जीवन में है, डे टू डे लाइफ में, हमारे आसपास, अड़ोस पड़ोस, रिलेटिव, फ्रेंड्स, वो है, और इसीलिए कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जहां भी हो, जहां भी जाए और जिससे भी मिले, अवसर मिलते ही विवेक के साथ सरल वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। लेकिन जो कार्य करता है, उनके लिए लोगों के पास जाना आवश्यक है। लोग उसके पास नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने लोगों के पास जाना जरूरी है। ऐसा ज्ञान देने, जैसे अभी 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 एक आपको मैं उदाहरण देता हूं कि हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर है यूएस पांडे जी, वो एक बार मेरे घर आए थे अकोला में लेक्चर के लिए। तो एक दिन बचा था वैकेंट, तो मैंने उनको एक डम एंड डेफ स्कूल है, उसके जो फाउंडर है वो मेरे परिचित थे, इसलिए मैंने सर को वहां पर लेके गए। तो सर ने वहां पर हिंदी में एक अच्छा हैप्पीनेस के बारे में लेक्चर दिया, फिर मैंने मराठी में दिया। तो वो जो लोग थे, जो टीचर्स, डम एंड डेफ स्कूल के टीचर, 10 टीचर्स, देन उसके बाद में वो जो गार्डियंस आए थे, उनके माँ बाप आए थे, वो 25-30 ऐसे 35 पर्सन्स थे वो। और उनको वो थियोसॉफी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पांडे सर को बताया कि हम तो नहीं जा पाएंगे आपके लॉज में अकोला के, हम 24 आवर्स बिजी रहते, हमारे हमें पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करें। तो फिर मुझे पांडे सर ने बताया कि आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। तो मैं पिछले साल से कंटिन्यूली पर वीक उनको थियोसॉफी का हर एक चैप्टर, एक एक चैप्टर पढ़ाने जाता हूँ। तो इस तरीके से नॉन मेंबर जो रहते हैं, उनको हम जा सकते हैं उनके पास, वो नहीं आ सकते तो। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके लिए वो लोगों के पास जाना चाहिए। ऐसा ज्ञान देने से पहले प्रचारकों के मन में सभी अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए, उन्हें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। कोई सवाल पूछ बैठे तो उसका सही जवाब देना चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रश्न का कुशलता पूर्वक और आसानी से समाधान कर सके। अब हम कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे। पहला है कार्य। अब इसमें कौन से कार्य करने चाहिए? पशुओं की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, पशुओं की हत्या न करना, सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन, इसका मतलब है क्रूरता रहित सौंदर्य, यानी ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, वो भी रखना चाहिए अपने जीवन में। उसके बाद में पौधों का उत्पादन, ट्री प्लांटेशन, उसका प्रोटेक्शन और उसकी ग्रोथ, जो ट्री की है उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। दूरदर्शी योजना, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने वाला
कोई भी कार्य न करना, दानशील जीवन जीकर अपनी आजीविका से वंचित जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, शाकाहार का पालन करना, ये सभी मामले टीओएस के अंतर्गत आते हैं, थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस। ये भी हमारी थियोसॉफी की ब्रांच ऐसी है जो हमें आम आदमी तक थियोसॉफी पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। अर्थात टीओएस एक सशक्त महत्वपूर्ण संघ है जो थियोसॉफी के ज्ञान के साथ साथ सामान्य जन की सहायता करता है। इसी संगठन का नारा ऐसा है कि पीड़ितों की सेवा में प्रेम करने वाले सभी लोगों का एक संघ है ये। और इस संगठन की स्थापना डॉक्टर एनी बेजेंट ने की थी। और वो भी कैसी कैसी की, उसके बारे में एक इवेंट है। महान सिद्ध की प्रेरणा से, यानी महात्माओं से प्रेरणा से मैडम ब्लावत्स्की ने एक ल्यूसीफर नामक पत्रिका में एक लेख लिखा और उसी लेख से एनी बेजेंट ने टीओएस की स्थापना की प्रेरणा उनको मिली। अतः टीओएस एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसका उपयोग थियोसॉफी के प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकता है, क्योंकि थियोसॉफी टीओएस का कार्य करते करते सब आम लोग ही कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। तो उनको थोड़ा सा जो हेल्प करने वाले हैं वो प्रोग्राम के पहले थोड़ी इस थियोसॉफी के नॉलेज की उनको थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। तो उनके मन में लगता है फिर कि थियोसॉफी क्या है, अट्रैक्ट हो जाता। उसके बाद विचार पद्धति, विचार शुभ एवं कल्याणकारी होने चाहिए ताकि किया गया कार्य सफल हो। सहायता प्रसार ये करते समय आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से यह सहायता कार्य किया जा रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों को वो एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है कि भाई ये कौन सी संस्था है, क्यों सहायता करती है, किसने स्थापना की है। यदि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए तो सभी कार्य सफल हो जाएंगे। बाद में है आचरण। हमारा आचरण भी वैसे ही होना चाहिए। आचरण इसके लिए चिंतन, अवलोकन, कंटेम्पलेशन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन और परीक्षण, ये भी एक विधि है जिस विधि से हम थियोसॉफी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मनुष्य अपने आचरण से ही थियोसॉफी का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसीलिए हम थियोसॉफी जीना चाहिए। थियोसॉफी के प्रिंसिपल के हिसाब से हमने अपना लाइफ बिताना चाहिए। बाद में शिविर, छोटे छोटे जो शिविर रहते, शिविर बच्चों के, किशोरों के और युवाओं के शिविरों का आयोजन करना चाहिए। इन शिविरों में थियोसॉफी, व्यायाम, आहार, स्वास्थ्य, अनुशासन और सह अस्तित्व, इसकी शिक्षा देना जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान देना, चर्चाओं आदि की व्यवस्था करना ये जरूरी है। हम इसके बारे में ऐसा लगता है कि भाई स्कूल में कैसे जाए, कॉलेज में कैसे जाए, तो कोई भी प्रिंसिपल से मुलाकात कर सकते हैं आप। शुरू में मुलाकात करने के बाद उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके थियोसॉफी लॉज में जो कार्यक्रम हो उनको इनवाइट करना
ताकि उनको ऑटोमेटिक मालूम हो जाता कि व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशन। तो फिर बाद में उनसे हेल्प भी करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं भाई, फिलॉसफी हम परमिशन दे सकते हो। स्थानीय समाचार पत्रों में लेख या लेखों की श्रृंखला लिखना, हमारे जो लोकल पेपर्स है न्यूज़पेपर, उसमें अपनी थियोसॉफी का एक-एक चैप्टर के ऊपर लिखावट करना या उनमें उसकी श्रृंखला बनाना, वो ज़रूरी है। ये सरल भाषा में होने चाहिए। तो आम लोग बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें वो भी पढ़ते हैं। उसके बाद टेलीविज़न और रेडियो जैसे माध्यमों का उपयोग भी किया जाना चाहिए और इन सब के प्रभाव का बारीकी से अवलोकन भी किया जाना चाहिए कि भाई कौन से मेथड से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है अपना। प्रत्येक लॉज को एक युवा लॉज स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और उस क्षेत्र में टीओएस के विभिन्न कार्यक्रम भी चलाने चाहिए। जय कृष्णमूर्ति जी ने हमेशा वो जय कृष्णमूर्ति जी हमेशा कहते थे कि आप केवल सुन रहे हैं, यू आर हर्डिंग, यू आर हियरिंग बट नॉट लिसनिंग। इसका अर्थ है किसी भी ध्वनि को निष्क्रिय रूप से एक स्वाभाविक और अनजाने में की गई क्रिया के रूप में समझना। यानी हर्ड, आई हैव हर्ड। जबकि सुनने का अर्थ है, लिसनिंग का अर्थ है किसी ध्वनि पर अपने इरादे को सक्रिय रूप से केंद्रित करना, फोकसिंग, उसे एक सचेत और जानबूझकर की गई प्रक्रिया बनाना, क्रिया करना। तो इसको कहते हैं लिसनिंग। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक अच्छा व्याख्यान सुन सकता है और अपने मित्रों को बता सकता है कि उसने एक सुंदर व्याख्यान सुना था। लेकिन जब उसका मित्र उससे कुछ बिंदु बताने के लिए कहता है, तो वह उत्तर देने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसने केवल सुना है। He has only heard, not listened. सुना नहीं है, यानी he has not listened, he has only heard. इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि you are just only hearing, not listening. ऐसा महसूस किया जाता है कि थियोसॉफी की प्रस्तुति में पुनर्निर्देशन की आवश्यकता है। कर्मों का नियम, पुनर्जन्म का नियम, मृत्यु के बाद का जीवन आदि सारे नारे मददगार नहीं होंगे। आम आदमी को यह समझाना होगा कि जीवन कभी-कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलता है। उसे दुख और सुख के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह सरल तरीके से किया जाना चाहिए। हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉरोज आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो वो उनको समझ जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी आम आदमी की इसमें वो ये सब प्रॉब्लम रहते हैं। तो इसलिए इससे गुजरना पड़ता है, ये ऐसा उनको कहना चाहिए और वो भी सरल तरीके से। हमारी गतिविधियों में ऑडियो और वीडियो कैसेट और इसके साथ-साथ दृश्य श्राव्य माध्यमों का भी उपयोग शामिल होगा। कॉमिक्स की तरह हमारे पास थियोसॉफिकल विषयों पर सचित्र पुस्तकें भी होनी चाहिए। वी मस्ट पब्लिश द बुक्स लाइक दिस, कि छोटे बच्चे, किशोर अवस्था के बच्चे या यूथ अट्रैक्ट हो।
इस थियोसॉफिकल मूवमेंट के अंदर और बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है या जो किताबें पढ़ना नहीं चाहते, और इस तरह उनकी उनको पढ़ा के हम उनको मदद कर सकते। अंततः विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष हम संख्या में भले ही कम हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य संख्या पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे प्रबल निष्ठा पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से हमने आज का जो टॉपिक था कि आम थियोसॉफी आम आदमी तक कैसे पहुंचाना, तो लाइफ में बहुत से इवेंट ऐसे हो सकते हैं हमारे कि जिसमें हम थियोसॉफी का ज्ञान बता सकते हैं आम लोगों को, अपने फ्रेंड्स को तो सभी को बताना जरूरी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, अपना ग्रुप, और बाद में फिर बाकी आम लोग। तो थोड़ा दो माथुर साहब ने बोला था 50 मिनट, तो 10-12 मिनट कम है, तो मैं यहाँ पर हम मेरा जो आज का विषय के बारे में जो बोलना था, जो चर्चा थी, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल अगर है या कोई और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो हम जोड़ सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं ब्रदर से। मुझे कहना है कि ये जो टॉपिक था, ये एक बार राधा जी का एक आर्टिकल था इस पर, टेकिंग थियोसॉफी टू द कॉमन मैन, उसमें के कुछ मैटर है, कुछ बाकी जगह ऐसा करके पूरा कंपाइल किया है मैंने। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। जो हमारी बुक्सों में जो महात्माओं के जो नाम हैं वो इंग्लिश वाले हैं, यस, जैसे लैड बीटर है, ब्लेस की है, तो जो आगे जो हमें बताते हैं परिवार सदस्यों को, तो वो थोड़े हाँ, चौंक जाते हैं, तो वो बाहर की वही लेके चलते हैं, ये बाहर का ज्ञान है। तो यस। ऐसी कंडीशन में मैं आप बताएं तो मैं वो कैसे उनको करूं? देखो, उनको ये भी समझा सकते, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई, तब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं मिला था। फिर महात्माओं ने सोचा कि भाई गुलामों का देश है, इस गुलामों के देश से ये दुनिया में ये ज्ञान कैसा फैलाया जा सकता है, गुलामों का देश में से। इसलिए उन्होंने जो हमारे जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं इसमें, उन लोगों को उन्होंने वहां पर कोई किसी को इंग्लैंड में ये कर दिया, उसको जन्म दे दिया, किसी को रशिया में, किसी को और कहीं। तो वो लोग वो कंट्री उस समय गुलाम में नहीं थी, लेकिन उन लोगों से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रोपेगेशन किया है। तो हम ये बता सकते हैं कि ज्यादा नाम तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये नॉलेज बताना जरूरी है। हम ये नहीं बोल सकते ज्यादा कि भाई लेट बेटर बोला तो वो अंग्रेज समझेंगे, वो कि अंग्रेजों की है ये थियोसॉफी, ऐसा समझेंगे। ऐसा बहुत जगह होता है। तो लेकिन ब्रह्म विद्या के नाम से हम सब नॉलेज प्रोपेगेट कर सकते हैं कि हमारे ब्रह्म विद्या में ऐसा कहा गया, एक महात्मा थे, एक बहुत थोर पुरुष थे, उन्होंने ऐसा कहा शुरू में, जी ऐसा बोल के वो कन्विंस हो सकते। ठीक है सर, धन्यवाद। लेकिन ये नॉलेज में ऐसी पावर है जी कि जब हम बोलते हैं, ये सब जी पढ़ाते हैं, जी तो उनका माइंड ट्विस्ट हो जाता है, जी उनको प्रभाव पड़ता है और उनको बहुत अच्छा लगता है वो नॉलेज सुनकर। सर, अच्छा तो लगता है, लेकिन वो सहम भी जाते हैं कि ऐसा भी कोई ज्ञान है क्या? यस यस यस।
क्योंकि आम आदमी को इसके बारे में मालूम नहीं है ना, जी तो सर। इसीलिए बहुत संभल कर डॉक्टर जैसे धीरे-धीरे इंजेक्शन देता है, वैसे संभल कर अपने को अपनी सरल भाषा में, उनकी भाषा में बोलकर ये बताना चाहिए उदाहरणों समेत, जी, तो ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत जगह किया है ये प्रयोग। जी, हम कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं ग्रुप बैठता है तो उनको धीरे-धीरे कोई विलेज में जाते हैं तो उसमें तो इट इज़ वेरी यूज़फुल ट्रेन में ट्रैवल करता है, जी, तो मैं कुछ किताबें भी लेके जाता हूँ और जी, धीरे-धीरे उनका मूड देखकर शुरू हो जाता हूँ। जी, तो दे एक्सेप्ट। ठीक है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो। हेलो। हाँ सर, सॉरी सर, मैं बीच में। हाँ सर, मैं थोड़ा एक कुछ ऐड करना चाहता था। खैर यस, आपने यस, तो बहुत करिए। अच्छा इंटरप्रेट। जी सर, आज जो मैडम ने पूछा है उसमें अपन एनी बेसेंट जी का योगदान बता सकते हैं कि एक विदेशी महिला होकर आज उनका 20 सितंबर यस, वो दिवस भी है अडयार में, तो इनका उदाहरण भी दिया जा सकता है उसमें। राधा बर्नियर हैं, एनी बेसेंट जी हैं, जो एक विदेशी महिला होके भारत भूमि को ही उन्होंने अपनी मातृभूमि इंगित यस, किया है कई यस, कई जगह। तो ये ऐसा मेरा ओपिनियन है या मेरा हो कि इससे अपन उनको ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये ज्ञान का धारा है, ना कि व्यक्ति या रूप उसका। तो जो ज्ञान यस। है वो इसी धरती में इसी में है, वो उस ज्ञान को अपन को आत्मसात करना है और वो उसका प्रसार प्रसार करना है, ये मेरा मानना है। ये जहाँ तक हो तो विदेशी होना या वो होना, वो ज्ञान तो सर्वत्र है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारतीय ज्ञान है वही तो है इसमें थियोसफी में, वो उसी को अपन को फैलाना है, मेरा ये मानना है। बाकी आप सर, धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी का भी नाम ले सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, राधा बर्नियर, बहुत ऐसे लोग हैं नहीं सर, जिनका ये नाम लेकर अपन। हाँ, हाँ, ये अच्छा नहीं सर, ये अच्छा कहा उन सर ने भी, जो कहा बहुत अच्छा कहा। यस। हाँ, मैंने हर जगह कोशिश की है ऐसी, तो उसमें रिस्पांस आ गया। अब वो लोग वो फॉलो करते हैं या नहीं है, ये दूसरी बात है। लेकिन जब हम बताते रहते हैं, तब उनको प्रभावशाली लगता है, वो अट्रैक्ट होते हैं वो नॉलेज के बारे में और उनकी समझ यानी उनके जो प्रश्न सवाल रहते हैं, वो भी उसमें उत्तर मिल जाता है उनको, जो कन्फ्यूजन रहता है वो। माथुर जी, आप बताइए। आप सभी लोग बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आपने बहुत अच्छे शब्दों में, साधारण शब्दों में हम लोग को अच्छे से बताया कैसे कॉमन मैन तक लेके जाना है। अति सुंदर। आवाज बहुत कम आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ, बहुत कम है, दबी हुई है ऐसी। अच्छा, एक मिनट पीछे रिलाइज करता हूँ। कोई और मित्र हमारे कुछ कमेंट करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं? अब समय हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर एन राउत जी। थैंक यू सर। और हम आवाज साफ उम्मीद, आ रही है राउत जी? आवाज साफ आ रही है? हाँ, थोड़ी बढ़ गई, हाँ, आ थोड़ी बढ़ रही है। गई। अच्छा, बहुत अच्छा। हम उम्मीद, थैंक यू। तो इसके साथ हम अब मीटिंग को यहाँ पे अब शांत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। यस। O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, O hidden vibrant in light, every atom. shining in every creature.
O hidden light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden light. May each who feels himself as one with thee know he is also He is one with every other. every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर नमस्ते ब्रदर सर, NN राव जी नमस्ते का। सर, सबको Thank you. नमस्ते सर। Namaste.